आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मून लाइटिंग इन द डार्क। इन द डार्क क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई लॉ नहीं है इसको रेगुलेट करने का स्पेसिफिक। मून लाइटिंग क्या है? सिंपल टर्म्स में अगर दो से ज़्यादा जॉब्स आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो एक एम्प्लॉयमेंट रहने के बावजूद भी, तो उसे मून लाइटिंग कहते हैं। इसका नाम मून लाइटिंग इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि दिन में आप अपने जिसके आप एम्प्लॉय हो वो काम करते हो, अपनी कंपनी का काम करते हो, और रात में एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनकम आप कुछ और काम करते हो, राइट। तो इन्फोसिस ने अभी रिसेंटली अपने एम्प्लॉयज़ को वार्न किया है कि अगर आप मून लाइटिंग कर रहे हो तो आपका टर्मिनेशन हो सकता है। अब इसके कुछ लोग एडवोकेट्स हैं, कुछ लोग जो है इसको क्वेश्चन कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो इसके सपोर्टर हैं वो ये बोलते हैं कि हम क्यों अपना फुल पोटेंशियल यूज़ ना करें। अगर आप हमारा फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हो तो क्या हम भी अपना फुल पोटेंशियल यूज़ ना करें, ऑलराइट। और अगर हमें उसका इफ़ वी आर गेटिंग मनी फॉर दैट, व्हाई नॉट। स्पेशली कोविड के बाद और जो जैसी सिचुएशन आई है, हर किसी की इतनी इनकम नहीं होती कि वो फैमिली को अपने पाल सके, अपने बीवी बच्चों को, घर का ख्याल रख सके। तो एक नौकरी, और ये कल्चर बड़ा प्रेवलेंट था यूएस में, क्योंकि यूएस में लोग करते थे मल्टीटास्किंग और अलग अलग जगह काम करते थे ताकि सोर्स ऑफ इनकम उनके पास डबल रहे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहे, राइट। तो कंपनीज़ को इससे बड़ा ऐतराज़ होने लगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो और कोई दूसरी उसकी कॉम्पिटिटर है जहां आप काम कर रहे हो, तो बहुत सारी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं, और अगर वो लीक हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी कंपनी को। तो इसलिए वो अलाउ नहीं करते। अब बट क्वेश्चन आता है कि चलिए जो कॉम्पिटिटिव मार्केट में है वो तो हम मान सकते हैं। मान लीजिए मैं पेप्सी में काम करती हूँ तो मुझे मना किया जा सकता है कि तुम कोका कोला में काम मत करो, राइट, क्योंकि ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। बट अगर दोनों की मार्केट ही डिफरेंट है तो क्या मैं नहीं कर सकती? फिर क्या इसमें मेरे अग्रीमेंट में ऐसा क्या टर्म लगाया जा सकता है क्या कि तुम कहीं और काम नहीं करोगे, अदरवाइज तुम्हारा टर्मिनेट कर देंगे? सो वील सी टुडे इन टुडेज लेक्चर कि मून लाइटिंग है क्या। सबसे पहली बात, क्या कोई लॉ है जिसको रेगुलेट करता है या गवर्न करता है, और ये अपना सोर्स कहाँ से ट्रेस करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 27 है कि अगर आपने अग्रीमेंट ऐसा किया है जहां आप किसी का ट्रेड रोक रहे हो तो वो अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू ट्रेड, 19(1)(g हम सब ने पढ़ा है, राइट। तो वो हमारा अधिकार है और हमसे कोई नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दुकान अच्छी चल रही है, मैंने आपकी दुकान खरीदी, मैंने बोला ठीक है तू और कहीं काम नहीं करेगा, या आप कहीं और अपना बिजनेस कभी नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए रोकने के लिए ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी गुडविल खरीदी है, तो ऑब्वियसली अगर आप भी मेरे साइड में दुकान चलाने लग गए, सब आप ही के पास आएंगे, रिगार्डलेस कि मेरी आपकी दुकान मेरी है या नहीं है, राइट। तो कुछ टाइम के लिए तो चलता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अलाउ करते हैं। बट अगर मैं आपको एकदम ही रोक दूँ कि नहीं कर सकते, ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो अलाउड हैं, कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर हम एकदम बेयर रीडिंग देखें सेक्शन 27 की, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वो ये बोलता है कि ऐसा कोई भी अग्रीमेंट नहीं कर सकते जो ट्रेड को रिस्ट्रेन करता है, ठीक है। उसमें लिखा है एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंड वाइड। तो इसमें सिर्फ ट्रेड नहीं है, इसमें प्रोफेशन और बिजनेस भी है, ठीक है। हम नहीं कर सकते ऐसा, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 27 के कुछ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस हैं, और बोला गया है कि आप ऐसे अग्रीमेंट कर सकते हो जिसमें कोई ऐसा नेगेटिव कोवेनेंट हो, नेगेटिव कंडीशन हो कि आप अगर मेरे एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप कहीं पर और काम नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के वो होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, या दो टाइप के कोवेनेंट हो सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। एक होता है नेगेटिव कोवेनेंट हो सकते हैं, एक होता है टर्म कोवेनेंट, और दूसरा होता है पोस्ट टर्म कोवेनेंट। ये क्या चीज़ है? एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप जब तक इस सर्विस में हैं, जब तक आप टीसीएस में नौकरी कर रहे हैं या इन्फोसिस में नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं और काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा हमारे बिजनेस को। ये होता है टर्म कोवेनेंट, मतलब ड्यूरिंग द टर्म ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट आई एम पुटिंग अ कंडीशन कि आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं कर सकते। पोस्ट टर्म कोवेनेंट क्या होता है कि आपका रिटायरमेंट हो गया है या आप नौकरी छोड़ने के बाद
आप कहीं और काम नहीं कर सकते। ओके, जनरली टर्म कोवेनेंट अलाउड होता है एज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 कि ठीक है कुछ डेटा होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है जो हम नहीं शेयर करना चाहते हैं, और टर्म कोवेनेंट डेफिनेटली अलाउड है। बट पोस्ट टर्म कोवेनेंट, फॉर एग्जाम्पल कि आप नौकरी में हो और आपसे बोला कि आपकी नौकरी के बाद जो भी आपको पैसा मिलने वाला है या पेंशन मिलने वाली है वो हम बंद कर देंगे अगर आपने कोई और कंपनी ज्वाइन करी। दिस इज जनरली नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज जनरली अनरीजनेबल। ऑलराइट, तो ये जो टर्म कोवेनेंट है कि जब तक आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो आप पे हम कंडीशन लगा सकते हैं कि आप कहीं और काम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उनका कहना ये है कि अगर हमने अलाउ किया तो दिन में हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, शाम को कहीं और काम कर रहे हैं, फिर अगले दिन हमारे यहाँ नौकरी पे आना है, उसकी थकान, उसका पुअर परफॉर्मेंस और जो भी चीज़ें हैं वो उसके असर दिखेगा काम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर वो नहीं मानता है, अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट में ऐसी कंडीशन लिखी है, मैं कहीं नौकरी कर रही हूँ और उसमें कंडीशन लिखी है कि जब तक आप ये नौकरी कर रहे हो आप कहीं और काम नहीं कर सकते, अगर मैं ये नहीं फॉलो करती हूँ तो फिर मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू किया जा सकता है। ये एक लीगल पोजीशन है। अब ये लीगल पोजीशन कितनी सही है, दैट इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट। अब क्यों डिबेटेबल पॉइंट है और क्यों बोल रहे हैं लोग लॉ नहीं है? देखिए, सेक्शन 27 में जो वर्ड रिस्ट्रेंट है ना, उसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो रिस्ट्रेंट एब्सोल्यूट है और पार्शियल रिस्ट्रेंट भी है। मतलब ये बड़ी स्ट्रिक्ट, देखिए सेक्शन 27 को ज़रा समझने की कोशिश करिए। उस ज़माने में आया था जब ट्रेड वेड कुछ नहीं चलता था, बट स्टार्ट ही हुआ था बस, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए बड़ा सेक्शन 27 ने बोला कि कोई आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ट्रेड पे। ठीक है, क्योंकि प्रमोट करना था ट्रेड। पर आज वो सिचुएशन नहीं है, राइट? आज अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं तो हम डेफिनेटली कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा सकते हैं कि सामने वाले का राइट इन्फ्रिंज ना हो। पर अभी भी इस पे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, क्योंकि सेक्शन 27 को खुद दो टाइप के एक्सेप्शंस हैं। एक तो स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन होता है, एक जुडिशियल एक्सेप्शन होता है। तो जुडिशरी भी टाइम एंड अगेन अपने साथ केसेस निकाल रही है जो 27 के एक्सेप्शंस बना रही है, राइट? पर हमारे पास अभी भी कोई एक ऐसा लॉ नहीं, क्योंकि देखिए अब सब सोसाइटी बदल रही है ना। हम उस सोसाइटी में नहीं रहे जहाँ पे एक मैकेनिकल लेवल पे काम होता था। अब इंटरनेट आ गया है हमारे पास, वी हैव सो मैनी थिंग्स टू डील विद। आप एक टाइम पे अपना काम भी कर सकते हो और यूट्यूब भी चला सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉ के एम्बिट में फॉल ही नहीं कर रही हैं, है ना। अगर मान लीजिए मैं नौकरी कर रही हूँ अपनी जो टेक्निकल है, और दूसरी तरफ मैं कोई आर्टिस्टिक वे में कहीं और नौकरी कर रही हूँ, तो देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कोई ट्रेड सीक्रेट का ट्रांसफ़र होने का प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी कोई अगर एम्प्लॉयमेंट में कंडीशन लगा रहा है तो क्या वो कितनी वैलिड है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, क्यों हमें लॉ चाहिए? हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो सेक्शन 27 है उसमें रिस्ट्रेंट वर्ड यूज़ किया गया है ना। रिस्ट्रेंट वर्ड यूज़ किया गया है और उसमें बोला गया है कि अगर रिस्ट्रेंट लगाया है तो अगर स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन दिया गया है ना, या फिर कहीं पर कोर्ट ने एक्सेप्शन दिया गया है तो हम मान लेंगे। अब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बोला गया है कि देखो सेक्शन 27 में हम रीज़नेबल और अनरीज़नेबल नहीं देखेंगे, है ना। अगर स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है या कोर्ट ने एक्सेप्शन दिया है, बोला है कि ये एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म कंडीशन होते हैं, टर्म कोवेनेंट होते हैं, वो वैलिड होंगे तो वैलिड होंगे। अब उसमें हम रीजनेबलनेस और अनरीजनेबलनेस नहीं देखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक केस था जो हमारा ज़हीर खान वाला, उसमें 2006 का, उसमें बोला गया था कि अगर रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल है तो उसको नल और वॉइड किया जा सकता है सेक्शन 27 में। बट ये जो कंडीशन है वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की है, मतलब जब एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है या जो आपका अग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो वो तो लॉ क्लियर है। हमने डिस्कस किया था ना कि दो टाइप के क्लॉज हो सकते हैं, एक तो ड्यूरिंग द टर्म हो सकता है और एक पोस्ट टर्म कोवेनेंट हो सकता है। तो पोस्ट टर्म कोवेनेंट तो हमेशा से रीजनेबलनेस के टेस्ट पे देखा जाएगा, पर जो टर्म कोवेनेंट है वो नहीं देखा जाएगा कि रीजनेबल है कि नहीं है, और अभी तक उस पर लॉ एटलीस्ट नहीं है क्लियर, है ना, कि कितना रीजनेबल होगा, क्या होगा, अनटिल वो अनकॉन्शनेबल हो। अब कोर्ट ने बोला है कि हम ये टर्म कोवेनेंट सेक्शन 27 का एक्सेप्शन है अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही अनकॉन्शनेबल ना हो। अब अनकॉन्शनेबल क्या है, कितना है, वो हमको नहीं पता, राइट। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
we must have a law that talks clearly about moonlighting. एक क्लॉज हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या फिर एटलीस्ट कुछ उसमें गाइडलाइन आए कोर्ट की जहाँ बताए कि मूनलाइटिंग किस हद तक अलाउड होनी चाहिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अलाउड होना चाहिए। अगर दो अलग अलग जॉब कर रहे हैं, अलग अलग एरिया में हैं, और अगर पैसे आ रहे हैं दो अलग जगह से, सो व्हाई नॉट। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, मूनलाइटिंग अलाउड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये कुछ दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मैंने बस लिख दिए, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें बोला गया था कि अगर पोस्ट टर्म कोवेनेंट है तो उसमें देखना पड़ेगा कि वो रीज़नेबल है कि नहीं रीज़नेबल। अगर अनरीज़नेबल है तो दैट विल बी वॉइड एंड विल बी बार्ड बाय सेक्शन 27।